हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट आपका फोर्थ यूनिट का पहला चैप्टर है कि मार्केट होता क्या है, मार्केट कैसे हम बना सकते हैं, मार्केट के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं हम वो जानेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मार्केट। वर्ड है मार्केट। तो आखिर मार्केट होता क्या है? तो मार्केट की एक काफी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम बोलते हैं, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्ट होती है। यानी मार्केट इज दैट रीजन वेयर अ सेलर एंड बायर कम टुगेदर एंड इंडल्ज इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कोई भी रीजन या कोई भी इलाका जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, यानी पैसों का लेन देन, प्रॉपर्टी का लेन देन हो रहा है, तो वो होगा आपका मार्केट। मार्केट किसी भी चीज का हो सकता है। मार्केट आपका कमोडिटी भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है। अब कमोडिटी और सर्विस में डिफरेंस क्या है? कमोडिटी होती है जो टेंजिबल होती है, टेंजिबल यानी आप जो छू सकते हैं, और ये होती है इंटेंजिबल, जिसे आप छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सर्विस के अंदर आ जाएगी। कमोडिटी के अंदर आएंगे आपके गुड्स जो जैसे सॉल्ट, ब्रेड, बटर वगैरह वगैरह। नाउ लेट्स सी कि मार्केट होता क्या, मार्केट किस हिसाब से मार्केट को हम क्लासीफाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम देखेंगे मार्केट तीन चीजों को लेकर बना होता है। पहला होता है सेलर, कंज्यूमर या बायर भी आप बोल सकते हैं, जो खरीदता है, और बीच में आती है इकोनॉमिक। इनके बीच में जो होती है वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है। जैसे ये मार्केट है, ये सेलर, ये कंज्यूमर, और इनके बीच ये ये होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये आपका पूरा मार्केट का मैप है। एक मार्केट ऐसा होता है जहां पर कोई भी सेलर अपना सामान बेचता है किसी कंज्यूमर को, और कंज्यूमर उसके बदले उसको देता है एक अमाउंट, जिसे हम कंसिडरेशन भी बोल सकते हैं, जो इसके लिए हो जाता है रेवेन्यू। यानी जितना भी अमाउंट कंज्यूमर एक सेलर को देगा एक सामान के बदले या फिर किसी सर्विस के बदले, दैट विल बिकम हिज रेवेन्यू। तो मार्केट से आप कंज्यूमर सामान खरीदते हैं, सेलर अपने सामान बेचते हैं। मार्केट का यही सिंपल सा फंडा है। अब हम देखेंगे कि मार्केट को किस बेसिस पे हम बांट सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि मार्केट को हम कितने बेसिस से, बेसिस ऑन विच बेसिस वी कैन कैरेक्टरिस्टिक मार्केट। मार्केट को किस बेसिस हम बांट सकते हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक है नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर ऑफ सेलर्स मतलब जितने भी दुकानदार हैं, जितनी भी कंपनीज है पर मार्केट में कितने हैं। उसके बाद आता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट का टाइप क्या है, प्रोडक्ट होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, डिफरेंशिएटेड है, कैसा प्रोडक्ट है। और तीसरा है एंट्री एंड एग्जिट। यानी किसी भी मार्केट में हम कैसे अंदर आ सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, ये हमें पता लगाते हैं मार्केट से। अब मार्केट के ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको समझने की जरूरत थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कितने टाइप के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार के मार्केट होते हैं, और उन बेसिस पे मैंने जो आपको तीन बेसिस बताए हैं, उन बेसिस पे मार्केट को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पहला टाइप होता है जो स्टूडेंट्स मार्केट का, वो होता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन यानी जहां पर कंपटीशन एकदम परफेक्ट है, मतलब प्योर कंपटीशन है। इसके एग्जांपल में समझाता हूं। जैसे कि वीट, वीट एक कमोडिटी है और फार्मर्स जो है वीट बेचते हैं। तो इंडिया में बहुत फार्मर्स है, बहुत ही ज्यादा, मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। सेलर्स काफी ज्यादा है इस मार्केट में, मतलब बहुत ही ज्यादा। सेकेंड पॉइंट परफेक्ट मार्केट का होता है होमोजीनस प्रोडक्ट।
यानी ये जितने भी सेलर होते हैं वो एक ही तरह का प्रोडक्ट बेचते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप अगर फार्मर ए के पास जाएंगे और फार्मर बी के पास जाएंगे तो दोनों अलग अलग टाइप के वीट देंगे। वीट या राइस एक ही टाइप का मिलेगा। तीसरा है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज यानी इस मार्केट में जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, दे हैव द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द कमोडिटी, यानी वो कमोडिटी की प्राइस एक मार्केट में क्या चल रही है उनको पूरी तरह पता होता है। चौथा होता है नो सेलिंग कॉस्ट। यानी जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, इस मार्केट में सेलिंग कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। सेलिंग कॉस्ट होता क्या है? एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स हो गए आपके, फिर प्रमोशन, मार्केटिंग, ये सब। अब मार्केटिंग के अंदर पैकेजिंग, एड्स वगैरह सब आ जाते हैं, तो इनमें कोई भी सेलिंग कॉस्ट इनकर नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में इतने ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स हैं कि वो खर्च करते ही नहीं। और इसी के साथ है फर्म इज अ प्राइस टेकर। यानी जितने भी फर्म होंगे एक परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, वो जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कोई फर्म डिसाइड नहीं करेगा। यानी इमेजिन करिए कंपनी ए है, कंपनी ए। अब कंपनी ए मान लीजिए ब्रेड बेच रही है, तो ब्रेड का प्राइस मार्केट में कितना चलेगा वो फर्म यानी कंपनी ए डिसाइड नहीं करेगी, वो मार्केट ही डिसाइड करेगा। यानी जितना मार्केट रेट में चल रहा है उसी रेट में ए को ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि अगर उससे ज्यादा बेचता है तो ए को प्रॉफिट होगा नहीं, क्योंकि लोग दूसरे से खरीद लेंगे, और उससे कम में बेचेगा तो भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि उसे घाटा हो रहा है। तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन। अब दूसरा हम पढ़ेंगे जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बताने से पहले मैं आपको प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है परफेक्ट कंपटीशन में, वो आपको बता दूं। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस एक मार्केट ही डिसाइड करेगी, नहीं जो मार्केट का जो डिमांड सप्लाई का जहां मीट होगा वहीं पर प्राइस डिसाइड होगी। फॉर एग्जांपल इमेजिन करिए ये एक परफेक्ट कंपटीशन का कर्व है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये जीरो, ओके, और ये है एक इंडिविजुअल फर्म यानी कंपनी ए ले लीजिए आप, उसका कर्व। अब जो जो मार्केट है, जो परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट है, इमेजिन करिए मार्केट ब्रेड का है, ओके। तो अब मार्केट में जो डिमांड कर्व है, ये है मार्केट की डिमांड कर्व और ये है मार्केट की सप्लाई कर्व। दिस इज B1, D1, S1, S1। तो जहां पर ये मीट होंगे, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वही आपका प्राइस होगा। यानी जहां पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट मिले वही आपका प्राइस होगा एक इंडिविजुअल फर्म के लिए। ये यूनिट्स, ये डिमांड एंड सप्लाई, ये है प्राइस। सिंपल सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो जहां पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा मार्केट का वही प्राइस होगी एक परफेक्ट कंपटीशन में। यहां पर फर्म खुद से प्राइस डिसाइड नहीं करेगी, फर्म को प्राइस लेना पड़ेगा। फर्म इज अ प्राइस टेकर, वो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वही फर्म प्राइस लेगी। अब हम देखेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक एक ऐसा मार्केट होता है जहां लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। पहला पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यानी इनमें जो मार्केट में जितने भी सेलर्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंपनीज है। सेकेंड,
डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, यानी ये जो प्रोडक्ट बेचते हैं आपस में सिमिलर नहीं होते। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में होता था कि जो भी प्रोडक्ट बेचते थे सेलर वो सेम होते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थर्ड, सेलिंग कॉस्ट। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ह्यूज सेलिंग कॉस्ट आर इनकर्ड, यानी जितना भी सेलिंग कॉस्ट है, एडवर्टीजमेंट हो गया, प्रमोशन, मार्केटिंग वगैरह वगैरह, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये बहुत ही ज्यादा इनकर होता है। यहां पर है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किसी कंपनी या इंडिविजुअल फर्म को एंटर करने के लिए फ्री एंट्री, कोई भी आ सकता है, यानी कोई भी मार्केट में कोई भी प्लेयर आ सकता है और कभी भी जा सकता है अगर उसको लगता है कि उसका रेवेन्यू या उसका प्रॉफिट उसके मार्जिन के बराबर नहीं है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक सबसे इजी एग्जांपल मैं दूं तो है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट की लाखों कंपनियां हैं विदेशों में, इंडिया में, हर जगह फैली हुई हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, क्योंकि काफी कंपनियां हैं। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, हालांकि वो टूथपेस्ट ही है लेकिन टूथपेस्ट में अलग फ्लेवर, अलग कलर वगैरह वगैरह है। सेलिंग कॉस्ट, बहुत ही ज्यादा एडवर्टीजमेंट होता है टूथपेस्ट का, आप समझ सकते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, आप खुद की कंपनी भी कभी भी खोल सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एवरेज रेवेन्यू कर्व कैसा बनेगा मैं आपको दिखाता हूं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक है, नो फुल नॉलेज, यानी जो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो नॉलेज है, जितने भी कंज्यूमर है, जैसे मैं कंज्यूम कर रहा हूँ टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट की सारी नॉलेज मुझे नहीं होगी। मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट को जो सस्ता लगेगा वो खरीद लूंगा। मैं ये नहीं पूछूंगा कि उस प्रोडक्ट में कितनी अच्छी फायदे हैं या उसका क्या गुण है, मैंने ये नहीं जानना चाहता। जो मुझे सस्ता लगेगा मैं वो खरीद लूंगा। तो फुल नॉलेज नहीं होता किसी भी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में। ओके, तो अब हम देखेंगे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का कर्व कैसा होता है। मैं दूसरा पेन लाऊं, ये कुछ इस तरह से। ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज 0। तो ये कुछ इस तरह होगा इसका एवरेज रेवेन्यू कर्व। ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये हो गए यूनिट्स, ये हो गया रेवेन्यू, ये जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी रेवेन्यू भी घटता जाएगा। ये देखिए, आई एम सॉरी, ये होगी प्राइस, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये इसका जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, लेकिन जैसे ही प्राइस घटाएंगे रेवेन्यू भी घट जाएगा। ये सिंपल सा फंडा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। अब आपको बताऊंगा मोनोपोली, जो थर्ड मार्केट फॉर्म होता है मोनोपोली। मोनोपोली वो क्या होती है? नाउ लेट्स सी द थर्ड मार्केट फॉर्म, दैट इज मोनोपोली। मोनोपोली, अब ये मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली एक ऐसा मार्केट फॉर्म है जहां पर एक सिंगल सेलर होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेलर। सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, and restriction of entry। अब हम देखेंगे मोनोपोली होता है क्या। मोनोपोली मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेलर है। यानी इमेजिन करिए ये एक मार्केट है और इस मार्केट में सिर्फ कंपनी ए है हर जगह, मतलब कंपनी ए ही अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकती है सिर्फ और मार्केट में, और कोई भी उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, नो कॉम्पिटिशन।
सिंगल सेलर का मतलब क्या होता है? नो कंपटीशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूं तो वो होगा रेलवेज का। इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज का कोई भी कंपटीशन नहीं है मार्केट में, यानी जो रेलवे मार्केट है उसमें इंडियन रेलवेज ने पूरा उसे कैप्चर करके रखा है। तो सिंगल सेलर है सबसे पहली बात तो इंडियन रेलवेज। लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, इंडियन रेलवेज को लगभग हर आदमी इस्तेमाल करता है ट्रांसपोर्ट के लिए। लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स तो है ही। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अब जो मोनोपोली में एक कंपनी होती है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट करती है, यानी वो अपने हिसाब से प्राइस बनाती है, वो होती है प्राइस मेकर। यानी जो इंडियन रेलवेज है वो प्राइस मेकर है, यानी मार्केट में खुद के हिसाब से प्राइस बनाती है। अडल्ट्स के लिए कुछ और प्राइस है, ओल्ड एज सिटीजन्स के लिए कुछ और प्राइस है, चिल्ड्रन स्टूडेंट्स के लिए कुछ और प्राइस है ट्रेन टिकट्स में वगैरह वगैरह। तो ये प्राइस मेकर होती है कोई भी मोनोपोली में कोई भी फर्म। चौथा होता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री। अब जो मोनोपोली फर्म होता है उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है कि सिर्फ एक कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी एंट्री ले ही नहीं सकती, उसमें पाबंदी लगा दी जाती है या लाइसेंस लगा दिया जाता है। तो जो मार्केट है उस मार्केट में सिर्फ एक कंपनी पूरा मार्केट कैप्चर कर लेती है, जिससे उसके कोई भी कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता, वो अपने हिसाब से बनाती है। और इसी के लिए सेलिंग कॉस्ट जो होते हैं वो थोड़े ही इनकर होते हैं, ज्यादा इनकर नहीं होते, सिर्फ इंफॉर्मेटिव, सिर्फ इंफॉर्मेटिव सेलिंग कॉस्ट ही इनकर होते हैं। मतलब जो इंफॉर्मेशन जो जनरल पब्लिक को दे दिया जाए, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन ही मोनोपोली में किसी फर्म को दिखाना होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इंडियन रेलवेज है। अब मोनोपोली आई है तो उसके साथ एक और वर्ड आता है, ओके। अब मोनोपोली के साथ एक और वर्ड आता है डुओपोली। डुओपोली यानी एक ऐसा मार्केट जहां सिर्फ दो सेलर है, टू सेलर्स। ये मोनोपोली का नेक्स्ट लेवल है। जैसे मोनोपोली में सिर्फ एक सिंगल सेलर होता था, डुओपोली में सिर्फ दो सेलर होंगे। इसका अच्छा एग्जांपल क्या है? इंटेल और एएमडी। इंटेल एंड एएमडी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में माइक्रो प्रोसेसर का जो मार्केट है उसको कैप्चर करके रखा है इंटेल और एएमडी ने। ये एग्जांपल है डुओपोली का, जहां सिर्फ दो सेलर हैं और वही दो सेलर पूरे मार्केट में आधा आधा या फिर एक रेशियो में मार्केट कैप्चर करके रखते हैं। ये हो गया मोनोपोली। अब मोनोपोली में एंट्री क्यों रिस्ट्रिक्शन होता है उसका एक रीजन मैं आपको बताऊंगा, ओके। पहला कारण है कि मोनोपोली में कोई भी फर्म एंट्री नहीं कर पाती, वो है लाइसेंस। लाइसेंस, एक लाइसेंस जारी कर दिया जाता है किसी भी फर्म को कि आप ही सिर्फ वो प्रोडक्ट बनाएंगे, आप ही वो सिर्फ सर्विस देंगे, और किसी को भी इशू नहीं किया जाता। दूसरा है गवर्नमेंट रूल्स और पॉलिसीज, यानी गवर्नमेंट सीधा बोल देती है कि कुछ चीजें हैं जो बेसिक यूटिलिटीज हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, ये हम अपने पास ही रखेंगे। तो इसमें जो प्राइवेट फर्म्स है उनकी एंट्री रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। देयर विल बी नो प्राइवेट फर्म्स इन बेसिक यूटिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज वगैरह। चौथा, इंपॉर्टेंट सेक्टर, यानी कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट किसी को देती नहीं। फॉर एग्जांपल एटॉमिक और स्पेस, ये दो ऐसे सेक्टर है जहां पर प्राइवेट फर्म्स इंडिया में तो नहीं है। हाँ, स्पेस में अगर आप यूएसए जाएंगे तो स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है वो आ गई, लेकिन इंडिया में अभी तक तो नहीं फिलहाल। तो एटॉमिक और स्पेस कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जहां पर गवर्नमेंट बोलती है कि इसमें प्राइवेट फर्म्स एंट्री ना करे, ये नेशनल इंटरेस्ट का सेक्टर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, तो हम इसे खुद संभालेंगे, इसमें प्राइवेट फर्म्स नहीं आते। ये हो गई मोनोपोली। अब हम देखेंगे लास्ट होती है ओलिगोपोली। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट जो टाइप होता है मार्केट का, ओलिगो, POLY, ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली क्या होती है? ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर इमेजिन करिए एक मार्केट है, तो वहां सेलेक्टेड नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। यानी मान लीजिए इमेजिन एक मार्केट है और मार्केट में सिर्फ 9 सेलर्स है, 9 से 12 या 20, यानी फ्यू लार्ज
सेलर्स, फ्यू लार्ज सेलर, मतलब सेलर तो हैं लार्ज क्वांटिटी में भी, उतने ज्यादा भी नहीं है, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड है। डिफ्रेंशिएटेड मतलब कॉमन प्रोडक्ट होते हैं बट डिफ्रेंशिएटेड। तीसरा, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री। सेकेंड, थर्ड, ह्यूज सेलिंग कॉस्ट। अब ओलिगोपोली का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो है कार सेक्टर, कार। अब आप देखेंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है जो है उसमें काफी सिलेक्टेड सेलर्स हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी, होंडा, hyundai, वोक्सवैगन वगैरह। मतलब कुछ एक लिमिटेड क्वांटिटी में सेलर है, लेकिन बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, बहुत बड़े प्लेयर है, तो वो होगी ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली में कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फ्यू लार्ज सेलर्स, यानी बहुत कुछ नंबर में सेलर होंगे लेकिन बहुत बड़े बड़े सेलर होंगे। कॉमन प्रोडक्ट बट डिफरेंशिएटेड, यानी प्रोडक्ट यानी कार, प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन डिफरेंशिएटेड, यानी हैचबैक है, सेडान है, सेडान है तो सेडान के डिजाइन अलग है, एयर बैग अलग है, एसी अलग है, टायर अलग है वगैरह। रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री, यानी ओलिगोपोली जो मार्केट है उसमें एंट्री में रिस्ट्रिक्शन होता है, बहुत ही मुश्किल होता है कि आप उस मार्केट में जा पाए। उसका रीजन है कार्टेल। कार्टेल यानी एक ग्रुप, जितने भी यहां पर प्लेयर होंगे मार्केट में वो एक कार्टेल बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे और बोलेंगे कि जितने भी बाहर से कंपटीशन आ रहा है उन्हें रोक देते हैं, हम आपस में ही कंपटीशन करते हैं। चौथा है ह्यूज सेलिंग कॉस्ट, बहुत ही ज्यादा ह्यूज, मतलब जो सेलिंग कॉस्ट है वो ह्यूज नंबर में स्पेंड किया जाता है, बहुत ही ज्यादा। अब देखिए कार का जो मार्केट है, एडवर्टीजमेंट हो गए, न्यूज़पेपर में हो गए, ऐड हो गए वगैरह वगैरह, यूट्यूब में हो गया, हर जगह एडवर्टीजमेंट है, मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा होती है इनमें। तो ओलिगोपोली में ह्यूज सेलिंग कॉस्ट होता है और इसीलिए हम बोलते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। अब जो ओलिगोपोली है उसे हम कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन, यानी इस जो मार्केट फॉर्म है इसमें फ्यूज जो लार्ज सेलर्स होते हैं उनमें कंपटीशन तो होता है लेकिन वो नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, यानी उनके जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनकी एक प्राइस डिसाइड कर दी जाएगी कि हाँ इतने रुपए में ये बिकेगा। अब उन्हें बोल दिया जाता है कि आप इससे ज्यादा प्राइस बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे, लेकिन जो सेलिंग कॉस्ट है, जो एडवर्टीजमेंट है, जो मार्केटिंग है, उसमें आप सेलिंग करिए और कंपटीशन करिए। तो ये नॉन प्राइस होता है और इसका कोई भी कर्व नहीं बनता, नो कर्व। मोनोपोली का कोई भी कर्व, सॉरी ओलिगोपोली का कोई भी कर्व डिटरमाइन नहीं हो सकता क्योंकि इसका बिहेवियर ही वैसा है। तो फिलहाल ये ओलिगोपोली भी कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, मैं ओलिगोपोली के कुछ एग्जांपल दे देता हूं। पहला एग्जांपल है, मैंने आपको बताया था कार्स। दूसरा एग्जांपल आप देना चाहें तो पेट्रोलियम, पेट्रोल, यानी वो कंपनी जो पेट्रोल बेच रही, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल वगैरह, फ्यू लार्ज सेलर्स। तीसरी एयरवेज कंपनीज, एयरवेज कंपनी, यानी ये कंपनी भी काफी बड़ी होती है लेकिन फ्यू होती है, इनका खुद का एक कार्टेल होता है कि हम इस अमाउंट पे सीट्स देंगे आपको एयरप्लेन में। तो ये फ्यू एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है इसमें इतना ही था, जो 4 मार्केट फॉर्म्स थे और मार्केट किस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन हाँ आप ये जो 4 मार्केट फॉर्म मैंने पढ़ाए इसको हमेशा अच्छे से पढ़िएगा और जितने भी इनके कैरेक्टरिस्टिक है, जितने भी इनके कर्व्स बनते हैं वो जरूर आप पढ़िएगा। इसी के साथ ये चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।